बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस कंप्लीट किया था और उसके साथ साथ हमने सेल फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर का जो टॉपिक था उनका रिलेशनशिप उसकी डिस्कशन की थी और लास्ट पे सेल एज ओपन सिस्टम वो टॉपिक डिस्कस किया था। आज का स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 68 पर है। अपनी काइंडली टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 68, एंड द नेम ऑफ द आर्टिकल इज सेल साइज एंड सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि रिवाइज हुई हैं पेज नंबर 67 पर जो मौजूद हैं। तो अगर आपने सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस का लेक्चर नहीं सुना तो ये टॉपिक समझने में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो काइंडली पहले उस लेक्चर को कंप्लीट करिए और फिर पेज नंबर 68 पर जिस आर्टिकल का नाम आपको बताया गया सेल स्ट्रक्चर और साइज एंड सरफेस एरिया, इसको देखिए। ठीक है, सेल साइज एंड सरफेस एरिया। मैंने यहां पे स्टूडेंट्स कुछ मेंशन किया है व्हाइट बोर्ड पे कि अगर हम सेल को देखें तो या तो हमारे पास सेल का साइज स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा, या बल्कि होगा, हैवी, ठीक है, या लॉन्ग सेल्स होंगे। क्या होंगे? लॉन्ग सेल, या आप सेल्स भी कह सकते हैं। इसके लिए अगर आप सेल के साथ एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनमें ऐसे स्लैश डाल के एस लगा देते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें स्मॉलेस्ट सेल के बारे में तो आपकी बुक में मेंशन किया गया है कि हमारे पास सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है बेसिकली इट इज बैक्टीरियम। इट इज बैक्टीरियम, ठीक है, विच इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मस, विच इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मस। आप अगर बुक की फर्स्ट लाइन पे देखें तो आपको वर्ड माइकोप्लाज्मस लिखा हुआ मिल जाएगा। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म और इन द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इट इज द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, यानी जो ग्रुप होता है बैक्टीरिया का जिसमें मोस्टली बैक्टीरिया आ जाते हैं उनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल पर मुश्तमिल कंसिस्ट करता हुआ हमारे पास जो बैक्टीरियम आता है इट इज बेसिकली माइकोप्लाज्मस। यहां पे आपको स्टूडेंट्स एक और डिफरेंस बताता चलूं कि एक वर्ड होता है बैक्टीरिया विच इज प्लूरल एंड द वर्ड बैक्टीरियम इज सिंगुलर। वर्ड बैक्टीरियम इज सिंगुलर। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें बल्कि सेल की या सेल्स की तो हमारे पास बर्ड्स के एग सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स के एग सेल्स आ जाते हैं।
और इसी तरह लॉन्ग सेल्स की बात कर ली जाए तो आप बुक पे देख सकते हैं मसल सेल्स के बारे में राइट किया गया है, ठीक है। नर्व सेल्स जो हैं इनके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली ये हमारे पास लॉन्ग सेल्स में आते हैं। हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं इनमें से एक को, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स। अब यहां पे बात यह है कि बेसिकली इस टॉपिक में क्या बात एक्सप्लेन की जा रही है या क्या बात वो बताना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में बेसिकली कुछ मैथमेटिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और जो सेल का साइज है और सरफेस एरिया जो है उसको मेजर किया गया। आपको याद हो हमने इसी बुक के स्टार्ट में इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने एक सब डिवीजन पढ़ी थी विच इज बायोमेट्री। के लाइफ में हम बहुत सी जगह पर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टूल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉर्मूला को अप्लाई करके हम अपनी लाइफ को इजी करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास जो सेल की आप डिफरेंट क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट, बल्की एंड लॉन्ग सेल्स, हम बेसिकली इस पर मैथमेटिकल टेक्निक को अप्लाई करेंगे और कुछ लॉजिक की बेस पर हम सेल्स के सरफेस एरिया को मेजर करेंगे, ठीक है। आइए कुछ एमसीक्यूज अंडरलाइन करते हैं, कुछ रीडिंग करते हैं। तो कहते हैं जी कि सेल वेरी ग्रेटली इन साइज, यानी सेल जो हैं वो वेरी होते हैं, डिफरेंट होते हैं अपने साइज में। ये वर्ड वेरी है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मस, ये आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा। with diameter between 0.1 micrometer to 1.0 micrometer, ठीक है। अब ये जो इनका डायमीटर राइट किया गया है इसमें यूनिट माइक्रोमीटर है और फिजिक्स में आपने प्रीफिक्सेस एंड एसआई यूनिट अच्छी तरह पढ़े हैं। तो इसमें माइक्रो बेसिकली एक प्रीफिक्स है और मीटर जो है बेसिकली एक एसआई यूनिट है, ठीक है। Sorry, the bulkiest cells are bird eggs and the longest cells are some muscle cells and nerve cells. Most cells lie between these extremes. ठीक है, तो बेसिकली बहुत से सेल्स इनमें पाए जाते हैं, इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा इनके दरमियान और बहुत से सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं और ये सारे सेल्स बेसिकली मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। तो हम स्टूडेंट्स आने वाले लेक्चर्स में टिश्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे कि कितनी तरह के टिश्यूज हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एज वेल एज अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में हम टिश्यूज की डिस्कशन भी करेंगे और मेन फोकस उसमें हमारा एनिमल बॉडी के ऊपर होगा जी। सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल फंक्शन के बारे में पढ़ा था और यहां पे बताया जा रहा है कि सेल की साइज जो होता है सेल का और शेप, इसका बहुत गहरा रिलेशन है सेल के फंक्शन के साथ, क्योंकि जब हमें साइज का और शेप का पता होगा तब ही बेसिकली हमें उसका फंक्शन मालूम होगा उस सेल का, ठीक है। बर्ड एग्स आर बल्की because they contain a large amount of nutrients, ठीक है। ग़िज़ाइयत जो है वो बहुत ज्यादा होती है for the developing young, आने वाले जो बेबी है उसके लिए, इसलिए ये बल्की सेल्स होते हैं। Long muscle cells are efficient in pulling different body parts together, और long muscles जो हैं ये इतने एफिशिएंट होते हैं कि ये दूसरे जो पार्ट्स हैं उनको, जो दूसरे मसल्स हैं उनको पुल अपार्ट कर सकते हैं, ठीक है, खींचने में मदद करते हैं। लेंथी नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज। नर्व सेल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, आप अंडरलाइन करके इन्हें न्यूरॉन्स भी लिख सकते हैं और न्यूरॉन्स जो हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मिकदार में, बहुत हैवी कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं।
It is basically present in our central nervous system as well as our peripheral nervous system. और ये बात हम डिटेल में 10th क्लास की बायोलॉजी में सीखेंगे। अभी बिल वक्त आप ये चीजें राइट कर लें, ठीक है। तो यहां ये कहा जा रहा है कि नर्व सेल जो हैं वो मैसेजेस को ट्रांसमिट करेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ऑन द अदर हैंड स्मॉल साइज सेल हैज मैनी बेनिफिट्स। अगर साइज स्मॉल है तो उसका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आगे जो एग्जांपल दी गई है बेसिकली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एंड द एग्जांपल इज ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कि ह्यूमन का जो बेसिकली रेड ब्लड सेल है जिसे हम रेड सेल्स कहते हैं उनका डायमीटर सिर्फ कितना है 8 माइक्रोमीटर। इसी वजह से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इजीली हमारी जो वेसल्स होती हैं जिन्हें हम ब्लड वेसल्स का नाम देते हैं जो हमारी बॉडी में 3 तरह की पाई जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट हैं साइज में जिन्हें हम टाइनीस्ट कहते हैं वो कैपिलरीज हैं। क्योंकि रेड ब्लड सेल का डायमीटर स्मॉलेस्ट है, छोटा है और डायमीटर कम होने की वजह से वो इजीली कैपिलरीज में से भी क्या कर जाते हैं, ट्रेवल कर जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सर्कुलेशन में रहता है, हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम एंड देयरफॉर कैन मूव थ्रू आवर टाइनीस्ट ब्लड वेसल्स दैट इज कैपिलरीज, ठीक है। मोस्ट सेल आर स्मॉल इन साइज। बहुत से सेल साइज में स्मॉल होते हैं इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अगर हम इनके हुजूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो लार्ज सेल हैव लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स। अब देखिए ये जो बात है ये लाइन आप अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसी बात पे बेसिकली आपको पहले बताया गया कि हम टेक्निक और लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे जिसको बायोमेट्री का नाम दिया गया। यहां ये कहा जा रहा है कि अगर आपके सेल का साइज लार्ज है, क्या है, लार्ज, बल्कि उन्होंने लिखा वॉल्यूम, सॉरी, लार्ज सेल हैज लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स। बल्कि वॉल्यूम के साथ एरिया की बात की गई है, एरिया को मेंशन किया गया है कि एरिया जो है वो लार्ज सरफेस एरिया कम होगा लार्ज सेल्स में, ठीक है। सरफेस एरिया कम होगा लार्ज सेल्स में एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स, यानी स्मॉल सेल्स का एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वॉल्यूम और एरिया की डिस्कशन करनी है और कुछ फॉर्मूलाज जो हैं उनको अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं, हम कह रहे हैं कि नीचे गिवन जो फिगर है हमारे पास फिगर 4.21 शोज दिस रिलेशनशिप यूजिंग क्यूब शेप्ड सेल्स। यानी जो सेल्स हैं उनकी शेप क्या है, क्यूब, क्या है, क्यूब। The figure shows one large cell and 27 small cells. In both cases, the volume is same. दोनों मामलात में वॉल्यूम सेम लग रहा है। अब पहले बात करते हैं नीचे गिवन लार्ज सेल की। आप नीचे डायग्राम देखें, आपको लार्ज सेल नजर आ रहा है। उस लार्ज सेल को अगर आप गौर से देखें तो 30 माइक्रोमीटर उसके साथ वैल्यू दी गई है और नीचे उसका सरफेस एरिया मेजर किया गया, ऐसा ही है। अब अगर हम इसका सरफेस एरिया मेजर करें, इसका वॉल्यूम देखें, लार्ज जो हमारे पास मौजूद सेल है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया हुआ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो क्या है जी, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो गिवन वैल्यू हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट की सेम है, आपको नजर आ रही है। उन्होंने वैल्यू जो गिवन दी है वो 30 माइक्रोमीटर है। तो आप देख सकते हैं जब उन्होंने वॉल्यूम निकालना था तो 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर, तो टोटल हमारे पास 27,000 माइक्रोमीटर बेसिकली वो वॉल्यूम था जो कि इस लार्ज जो सेल है उसका हमारे पास आ गया। वो वॉल्यूम हमने मेजर कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके कॉन्ट्रैरी देखें डायग्राम में तो स्मॉल साइज जो सेल हमारे पास मौजूद हैं वो आप देख सकते हैं
कि उनकी वैल्यू जो गिवन है वो है 10 माइक्रोमीटर। कितनी वैल्यू है? 10 माइक्रोमीटर। अब पहले रीडिंग कवर करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू द टोटल वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरियाज आर वेरी डिफरेंट। जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो बहुत डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्यूबिक शेप होती है उसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, टोटल ये 6 साइड्स होती हैं हमारे पास एक क्यूब की। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एरिया निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू हाइट है, मेरा ख्याल है यही फॉर्मूला है एरिया का। लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी, लेंथ इंटू ब्रेथ है। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाता है जी? एरिया का। लेकिन क्योंकि एरिया के साथ हमने वो क्यूब की जो शेप है उसकी साइड्स को भी देखना है, तो हम ये कहते हैं जी कि एरिया इज इक्वल टू 6 लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप देखिए इसको मल्टीपल करिए, ये उन्होंने बुक में सॉल्व किया हुआ इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा। उन्होंने सॉल्व करके वैल्यू निकाली है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर, और यही वैल्यू बेसिकली सरफेस एरिया कंसीडर होगी। यानी इसका जो सरफेस एरिया है एक लार्ज सेल की शेप जो कि क्यूब है वो बेसिकली हमारे पास 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन जब हम एक स्मॉल साइज का क्यूब, जो स्मॉल साइज क्यूब है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर्मूला हमारे पास होगा a इज इक्वल टू 6 लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, 6 क्योंकि साइड 6 है क्यूब की, लेंथ की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ब्रेथ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो हमें पता है कि स्मॉल साइज में कितनी है 10 माइक्रोमीटर। तो आप देख सकते हैं 10 माइक्रोमीटर मल्टीपल बाय 10 माइक्रोमीटर एंड देन द होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 6 एंड द आंसर इज 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अगर हम एक स्मॉल साइज क्यूब की बात करें, लेकिन हम जानते हैं कि हमने पहले से ही एक लार्ज साइज क्यूब को इक्वल लिया है 27 स्मॉल साइज क्यूब्स के। तो जो हमारे पास एक आंसर स्मॉल साइज क्यूब का आया है वो कितना है? 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास टोटल 27 स्मॉल साइज सेल्स हैं, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं, उनको मेजर करने के लिए हम सरफेस एरिया निकालेंगे 27 स्मॉल क्यूब्स का, और जो आंसर आया 600 मल्टीप्लाई बाय 27, तो हमारे पास टोटल आंसर बना 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। और आप डायग्राम के नीचे देख सकते हैं उन्होंने यही आंसर लिखा। अब दोनों का डिफरेंस क्या हमें मेजर हुआ? ये डिफरेंस पता चला कि लार्ज साइज जो सेल है उसका सरफेस एरिया कम है, जबकि स्मॉल साइज जो हमने सेल्स लिए हैं 27, जो कि उस एक सेल के इक्वल माने गए हैं, उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। एंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब्स इज 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। हेंस ये बात प्रूव्ड हो गई जो ऊपर आपको लाइन अंडरलाइन करवाई थी कि लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरियाज एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स। ठीक है, अब आप आगे आ जाएं। आगे उन्होंने क्या बात की? कहते हैं जी नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन, कि जितनी न्यूट्रिएंट्स की गजाइत की जरूरत है और जितनी वेस्ट प्रोडक्शन होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल वॉल्यूम। ये किस पे डिपेंड करती है? सेल के वॉल्यूम पे। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ही न्यूट्रिएंट रेट और वेस्ट प्रोडक्शन रेट भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक बात आपको यहां पे बताता चलूं स्टूडेंट्स कि हमने पीछे जो टॉपिक अभी डिस्कस किया पिछले पेज पर, बेसिकली उसमें हमारे पास वॉल्यूम जो मेजर करके हमें बताया गया था वो सिर्फ लार्ज जो क्यूब शेप थी उसका बताया गया था, लार्ज क्यूब शेप सेल का, ना कि स्मॉल क्यूब शेप सेल्स का। ठीक है,
तो इसीलिए इस बात को आप डिफरेंस में रखिएगा कि वॉल्यूम की बात अलग की जा रही है और एरिया की बात अलग की जाती है, इसीलिए इनके फॉर्मूलाज भी डिफरेंट है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, जबकि एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ है। आगे कहा जा रहा है जी कि सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट्स वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल जो हैं जो चीजें चाहिए उनको ले लेंगे, जो वेस्ट है उनको बना देंगे और ये सारा काम सेल मेम्ब्रेन पर होगा। सो लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। बट एज द फिगर शोज, अब वो क्या बात कर रहे हैं कि एज द फिगर शोज, फिगर में हमें क्या बताया कि अ लार्ज सेल हैज अ मच स्मॉलर सरफेस एरिया relative to its volume than small cells have. Hence, we conclude that, हमने इसका क्या नतीजा निकाला कि the membranes of small cells, कि जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं स्मॉल सेल्स की, can serve, ये खिदमत करती हैं their volumes more easily than the membranes of a large cell. इसीलिए स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हम ह्यूमन बीइंग्स में और मोस्टली जो मैमल्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, बल्कि हम अगर अपनी बात करें तो अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी है इसमें जितने भी ट्रिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं बेसिकली ये स्मॉल सेल्स हैं, ठीक है। स्मॉल सेल्स होने की वजह से हमने लॉजिकली देखा कि सरफेस एरिया वो ज्यादा कवर करते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी से इजीली जो रिक्वायरमेंट की चीज है वो आ जाती है, न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं ग़िज़ाइयत खाने में, और वेस्ट जो है वो बन के एक्सक्रीट और एक्सपेल होती हैं। लाइक अ गुड एग्जांपल ऑफ अ सिंपल वेस्ट इज स्वेट, पसीना। जब पसीना आता है तो आप देखते हैं कि हमें एक बू सी आती है, बेसिकली वो क्या होता है जी, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद, हमारे ब्लड में मौजूद वाटर और कुछ सॉल्ट्स जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में है, और उनको एक खास पैटर्न और तरीके से सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेजा जाता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन उनको गुजरने का रास्ता देती है और इसी वजह से वो वेस्ट जो कि बॉडी के अंदर है वो वेस्ट बाहर आ जाती है। अब जितनी सेल्स आपस में कंबाइन हैं उतने ज्यादा सेल्स जो हैं उतना एरिया बनाएंगे और उसी एरिया पर वो वेस्ट यानी स्वेट जिसको हम पसीना कहते हैं वो बाहर आएगा। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी, होपफुली आपको समझ भी आ गई, लेकिन इस आंसर को समझाने में मैंने खुद एक क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, एंड द क्वेश्चन इज कि कैसे सेल मेम्ब्रेन में से जो स्वेट है, पसीना है, वो बाहर आ सकता है। इट मींस दैट कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक पोर्स मौजूद हैं। क्या ऐसा है? जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तो हमने सेल मेम्ब्रेन पर एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया था विच इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उस लॉन्ग क्वेश्चन में हमने डिटेल में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अब कुछ एडिशंस और हम करेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, और हम ये देखेंगे कि कैसे ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। सेल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम सेल्स रखा गया है। साथ जो दूसरा पोर्शन है चैप्टर के नाम का वो है टिश्यूज का, ठीक है। तो आइए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात को लेकर चलते हैं। तो अगला जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है बेसिकली पैसेज यानी रास्ता देना ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। तो जो सेल्स हैं उनको सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे सेल्स हमारी बॉडी में है, सेल मेम्ब्रेन उस सेल को कवर करती है, तो बेसिकली वो कैसे रास्ता देती है, जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे सेल के इनसाइड और आउटसाइड जाते हैं, हम उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं इसमें। तो बेसिकली बात कुछ इस तरह की है स्टूडेंट्स कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन हैं, हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं, बेसिकली ऑल ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स आर सेमी परमिएबल। क्या है जी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अब ये सेमी परमिएबल का क्या मतलब है जी? तो स्टूडेंट्स सेमी परमिएबल का मतलब होता है ऐसी मेम्ब्रेन्स जिसमें
पोर्स हो, जिसमें सुराख हो, जिसमें एम्प्टी स्पेस हो। एम्प्टी स्पेस होगा तभी तो चीजें मूव करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कमरे से, अपने रूम से बाहर जाना है, तो आप ये तो नहीं किसी भी दीवार की तरफ घूमेंगे, किसी भी दीवार की तरफ जाएंगे, दीवार के साथ कोलाइड करेंगे, आप बाहर चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको स्पेसिफिकली उस रूम के डोर तक जाना पड़ेगा, डोर को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद आप वहां से उस रूम से बाहर जा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी चीज ने, किसी भी सब्सटेंस ने, कंपाउंड ने हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो के सेल तक जाना है और सेल के अंदर से बाहर आना है, तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन वो दरवाजा है, वो डोर है जो कि चीजों को इनसाइड और आउटसाइड आने और जाने में मदद करती है। तो सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद ये पोर्स बेसिकली ये काम करते हैं और इन पोर्स को हम क्या नाम देते हैं? सेमी परमिएबल। बल्कि ये पोर्स क्योंकि मेम्ब्रेन पर मौजूद है तो इन्हें सेमी परमिएबल पोर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इन्हीं पोर्स की वजह से सेल मेम्ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो प्रोसेस आता है इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखिए ये टर्म आप पहले भी सुन चुके हैं केमिस्ट्री में, यकीनन आपने ये सुनी हुई है, लेकिन दिस इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो आपने बायो में इसको और से सुनना है। इसके अलावा और भी प्रोसेसेस हैं, आप बुक पे देख लीजिए। डिफ्यूजन के बाद आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का टॉपिक मिलेगा, देन ऑस्मोसिस है, इसी तरह कुछ और टॉपिक्स भी उन्होंने बताए हैं। तो ये सब टॉपिक्स कंसीडर होंगे। इस पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स का जो ये टॉपिक है, इसको आपने बड़े ही गौर से देखना है, इसकी अच्छी तरह से हमने रीडिंग भी करनी है। तो आइए थोड़ा सा रीडिंग में कवर करते हैं। पेज नंबर 69। वी नो दैट सेल मेम्ब्रेन्स एक्ट एज बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब रुकावट बनाने वाले, कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो रुकावट बनाती हैं टू मोस्ट बट नॉट एट ऑल मॉलिक्यूल्स। तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए ऐसा नहीं होता। दैट इज व्हाई सेल मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स मेंटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? कांस्टेंट होने को, बैलेंस को आप कहेंगे कि सेल मेम्ब्रेन्स बेसिकली बैलेंस क्रिएट करते हैं इनसाइड सेल एज वेल एज आउटसाइड, यानी सेल के इनसाइड भी, अंदर भी और आउटसाइड भी। कैसे? बाय एक्सचेंजिंग मैटर विद सेल्स एनवायरनमेंट। किस चीज को एक्सचेंज करके जी? मैटर को। अब मैटर क्या है जी? सेल मेम्ब्रेन में बात की गई मैटर की, तो बेसिकली मैटर की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कुछ इस तरह कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं स्टूडेंट्स जो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 इज लिक्विड एंड द नंबर 3 इज गैस। यानी आपकी बॉडी में कोई भी चीज सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, किसी भी स्टेट में आती है मैटर भी, तो बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन ही है जो कि उसके ऊपर पोर्स है मौजूद जो कि इनको गुजरने देंगे, इनको गुजरने देंगे। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू नीड्स, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से। सेल मेम्ब्रेन्स डू इट थ्रू द फिनोमिना ऑफ। अब ये सेल मेम्ब्रेन कैसे करती हैं? इन फिनोमिना के थ्रू। नंबर 1 डिफ्यूजन, नंबर 2 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नंबर 3 ऑस्मोसिस, नंबर 4 फिल्ट्रेशन, नंबर 5 एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 6 एंडोसाइटोसिस एंड द लास्ट नंबर 7 इज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास तकरीबन आप देख लीजिए 7 सब टॉपिक्स बनते हैं और हर एक टॉपिक की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, तो हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। आइए सबसे पहले डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन क्या है इसको सुनिए कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो हमें पता चलता है कि डिफ्यूजन क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
from an area of movement of molecules from an area of higher concentration to lower concentration. ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन है, हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये किस चीज की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास? डिफ्यूजन की। कि डिफ्यूजन क्या है कि आपके पास जो भी मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो मॉलिक्यूल किसी हायर कंसंट्रेशन यानी जहां पर उनकी मिकदार ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन से वो उस तरफ मूव करते हैं जहां पर उन मॉलिक्यूल्स की मिकदार कम है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर वो मूवमेंट करते हैं, तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, जैसे अगर मिसाल के तौर पे आपको भूख लगी है, आपने खाना नहीं खाया, तो बेसिकली आपकी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, जरूरी हैं, ठीक है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उन एलिमेंट्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, दे आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इन कंसंट्रेशन दे आर 16 इन नंबर। ठीक है, इसमें से 6 ऐसे थे जो हमारी बॉडी को अगर मैस की बेस पर देखा जाए तो 99% उन्होंने ही हमारी बॉडी के मैस को कंस्ट्रक्ट किया है। अब वो एलिमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स हमें एनवायरनमेंट से सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमें मिलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो अल्लाह ताला ने हमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड किया है, हम उन कंपाउंड्स की फॉर्म में मौजूद उन एलिमेंट्स जो कि कंपाउंड की फॉर्म में है उन्हें इंजेस्ट करते हैं, उन्हें फिर डाइजेस्ट करते हैं और एक खास प्रोसेस के थ्रू चल के वो सेल्स तक जाते हैं एलिमेंटल फॉर्म में। ठीक है, फिर सेल में उनको अलाउ करना है जहां पर उनकी जरूरत है। अगर वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो मिलकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स कौन अलाउ करता है? सेल। सेल उनको एंट्री दे सकता है, सेल अगर वो मॉलिक्यूल पहले से मौजूद हैं उनको बाहर निकाल सकता है। ये सारा काम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, इसलिए सेल मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस है, जिसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अब क्योंकि फॉर एग्जांपल सेल में डेफिशिएंसी है ग्लूकोज की, बॉडी के थ्रू जो आ रहा है वो ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि आउटसाइड से ग्लूकोज ट्रेवल करके इनसाइड आ रहा है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आ रहा है, देन बेसिकली इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और बेसिकली ऐसा ही होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉपर डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लास्ट पार्ट है जहां पे डाइजेस्टिव फूड पहुंचता है और फिर उसने वहां से ब्लड में जाना होता है, और जाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड विलाई। इस पूरी बात की डिस्कशन, पूरा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास इस बुक में मेंशन किया गया है, चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। हम वहां पे जाके इसकी प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद रखनी पड़ेंगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड विलाई, वहां तक फूड जाएगा और फिर वहां से एक स्पेसिफिक वे से ट्रेवल करके आपके ब्लड में मिक्स होगा। अब ब्लड में अगर फूड की कंसंट्रेशन कम है तो आप बाहर से फूड खा रहे हैं, यानी हायर कंसंट्रेशन जो है वो आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से आपके ब्लड तक जाएगी यानी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये क्या कंसीडर होगी? डिफ्यूजन। ये तो हमने ब्लड की बात की है। अब इस ब्लड में ग्लूकोज मिक्स हो चुका है, ठीक है, और भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मिक्स हो चुके हैं। अब ये ब्लड में जाना है हर एक सेल के पास, हर एक सेल के पास, और इसी तरह फिर ये बात सेलुलर लेवल तक चली जाती है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डिटेल में आपको स्टूडेंट्स समझाया, आइए अब इसको रीड करते हैं और देखते हैं इन्होंने कितना राइट किया है। डिफ्यूजन की स्टार्टिंग जो 2 लाइंस हैं वो तो आप एज इट इज याद करेंगे, वो इसकी डेफिनेशन कंसीडर होगी। सेकंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। The molecules of any substance, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है, क्योंकि मैटर की बात हमने पहले की है, सॉलिड, लिक्विड
गैस। ठीक है, जो भी आप जिस भी फॉर्म में मॉलिक्यूल्स की बात करें, दे आर इन मोशन व्हेन दैट सब्सटेंस इज अबव 0 डिग्री और -273 केल्विन। ठीक है, यानी आप ये देखिए कि अगर 0 डिग्री केल्विन की बात की गई है, टेम्परेचर की बात की गई है, इस टेम्परेचर स्केल के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का नाम है। हमने वहां पर डिस्कशन की थी कि 0 सेल्सियस और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, आप वो लेक्चर सुन सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे मकसद क्या है बताने का कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से अबव होगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, चाहे हमारे पास मौजूद जो भी चीज है सॉलिड में है, सब्सटेंस लिक्विड में है या गैस में है, बेसिकली वो मोशन में होगा। इन अ सब्सटेंस मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादातर हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन। ऑल्दो देयर आर सम दैट मूव फ्रॉम लो टू हाई, लेकिन कॉन्ट्रैरी भी होता है, ऑपोजिट भी होता है। कुछ होगा जो लो से हाई की तरफ मूव करेंगे, और इस बात को याद रखिएगा, आगे एक टॉपिक आएगा वहां पे हम लो से हाई की तरफ बात करेंगे। The overall movement is thus from high to lower concentration, क्योंकि मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं, तो जब हम नेट वेट करेंगे, टोटल की बात करेंगे, तो वो हायर से लोअर की तरफ ही आएंगे। इवेंचुअली मॉलिक्यूल रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक वक्त आएगा कि ये मॉलिक्यूल्स एक बैलेंस स्टेट की तरफ चले जाएंगे, वेयर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट द एरिया, और जितना एरिया उन्हें मिलेगा उसमें वो स्प्रेड हो जाएंगे, उस एरिया में वो फैल जाएंगे। अब एरिया क्या है, तो वो बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ सेल की बात हो रही है, जो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। Division is one principal method of movement of substances within the cells. कि डिवीजन बेसिकली एक प्रिंसिपल मेथड है, एक असूल है, तरीकाकार है, एक ऐसा तरीकाकार जो कि असूल की बुनियाद पर बनाया गया है, जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव करते हैं सेल के अंदर, एज वेल एज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अक्रॉस का मतलब उसको क्रॉस करके बाहर की तरफ, सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अब देखिए वो बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की, ये दोनों गैसेस हैं। ग्लूकोज ये सॉलिड में हो सकता है। दे कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स बाय डिफ्यूजन, सेल्स की जितनी मेम्ब्रेन्स हैं वो इनको क्रॉस कर सकते हैं। अब उन्होंने एग्जांपल दे दी, लिक्विड में आप वाटर को लगा सकते हैं या किसी जूस की बात कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में यही आ सकता है ना। सॉलिड स्टेट में आप बात कर लीजिए एक हिसाब से ग्लूकोज की, ठीक है। गैस स्टेट में उन्होंने खुद ही बात कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है ये गैसेस इंपॉर्टेंट हैं, ये ऑक्सीजन से ट्रेवल कर, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में जाती हैं और एक स्पेसिफिक बेस है हमारे ब्लड में मिक्स होती हैं। उसी बेस पर हम ब्लड को दो टर्मिनोलॉजीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। हम कहते हैं जी हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। बहरहाल आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर बाय दिस प्रोसेस। अब आप जानते हैं कि गिल्स जो हैं ये बेसिकली फिश जो होती है, मछलियां, फिशेस, उनमें पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल बताई गई डिफ्यूजन की। अब आपने इस एग्जांपल को गौर से सुनना और मार्क भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, जो आपको फर्स्ट 2 लाइंस बताई गई और मैंने भी सामने राइट की। उसके बाद ये जो अब मैं रीड करने जा रहा हूं ये इजी एग्जांपल है, आप ये करें। मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का मूव करना फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ल्यूमन इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। ल्यूमन क्या है जी, विलाई एक पोर्शन है, ये पाया जाता है ल्यूमन में, ठीक है,
इज another example of diffusion, ये उसकी बात कर रहा है। मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स आप थोड़ी सी हिम्मत करें और पेज नंबर 162 पर आ जाएं। आपको 162 पेज पर एक डायग्राम नजर आएगी जो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी मुश्किल भी आप कह लीजिए होगी। कुछ ये डायग्राम आपको नजर आएगी। इस डायग्राम में ये जो आपके पास आर्टरी बनी है, इसको अगर आप गौर से देखें, बल्कि आर्टरी का नाम नहीं दिया जाएगा इसे, सॉरी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसमें आपको देखिए लेफ्ट साइड पे विलाई लिखा हुआ नजर आ रहा है जो डिफरेंट फोल्डिंग्स हुई हैं, ठीक है। और उन फोल्डिंग्स में अंदर वाला जो हिस्सा है जो कि होलो स्ट्रक्चर है, खाली हिस्सा, बेसिकली इट इज ल्यूमन, ठीक है। तो मैं आपको जस्टिफाई कर रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि ये डायग्राम कैसी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इस चीज का अंदाजा हो गया होगा। आपने डेफिनेशन करनी है डिफ्यूजन की और उसके साथ आप एग्जांपल लिखेंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये सारा कॉन्सेप्ट था, आपको डिफ्यूजन समझना था। अब इसमें एक और बात है कि इस सारे प्रोसेस में जितने भी मॉलिक्यूल जो हैं ये मूव कर रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि सेल कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा, सेल की किसी भी किस्म की एनर्जी नहीं लग रही। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है बेसिकली वो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी या किसी भी किस्म का जो एक्सपेंस है एनर्जी का वो सेल परफॉर्म नहीं कर रहा। इस बेस पर हम बेसिकली यहां पर ये कहते हैं कि डिफ्यूजन को हम एक और नाम देते हैं, सेल अगर एनर्जी वेस्ट नहीं करता तो हम इसको नाम देते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या नाम देते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने किस बेस पर कहा है जी? जिस वजह से क्योंकि सेल बिल्कुल भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखा हुआ बिकॉज अ सेल डज नॉट एक्सपैंड, सॉरी एक्सपैंड मिसप्रिंट है, ये वर्ड देख लीजिएगा, एक्सपेंस से वर्ड आया होगा, ठीक है, ठीक है। डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी लिखा होगा आई थिंक। व्हेन मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन, जब मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से गुजरेंगे, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जाएं, इनटू मींस इनसाइड जाएं, या फिर वो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड जाएं, दोनों तरफ जाने में सेल का कोई भी शमूलियत नहीं है। एनर्जी से अगर बात की जाए, एनर्जी की बेस पर बात की जाए, then this type of diffusion is called passive transport। तब हम बेसिकली इसको क्या नाम देते हैं? passive transport, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए, अगर तो आपको डिफ्यूजन समझ आ गया है तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप अगले पेज पर एक डायग्राम देख सकते हैं। आप डायग्राम देखें, इतनी देर में आर्टिकल का नाम लिख लूं। देखिए, डायग्राम देख के आपको कुछ तो फेमिलियर फील होगा, कुछ बातें फेमिलियर लगेंगी कि ये डायग्राम शायद आपने पहले भी देखी है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये डायग्राम सेल मेम्ब्रेन की है जो आप देख रहे हैं, और इस डायग्राम में जो बात आपने समझनी है और सीखनी है वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन के राइट साइड पे आप देखें तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको एक हेडेड एरो से शो किया गया है और बताया गया है कि स्मॉल मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। आप देख सकते हैं, बल्कि हेडेड एरो में बनाकर दिखा देता हूं। एक तरफ ऐसे बताया गया है, लेकिन ये डिफ्यूजन के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे एक हेडेड एरो लगाया जाए, ठीक है। हेडेड एरो ऐसे बनाया गया है और उस हेडेड एरो को बनाने के बाद उसके नीचे आपको स्मॉल स्काई ब्लू कलर के कुछ मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो कंसंट्रेशन में ज्यादा हैं एज कंपेयर्ड उन मॉलिक्यूल्स के जो कि बेसिकली उसके हेड पर बने हुए हैं, लाइक इधर, ठीक है, ऐसे आप कहें। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में ये क्या बताया जा रहा है जी कि ये प्रोसेस है डिफ्यूजन का। लेकिन कुछ कभी कभार ऐसा होता है स्टूडेंट्स
कि कुछ मॉलिक्यूल साइज में लार्ज होते हैं, ठीक है, सम मॉलिक्यूल्स आर लार्ज इन साइज। वो इतने लार्ज होते हैं बेसिकली कि वो सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास मौजूद है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेमी परमिएबल, वो इतने लार्ज होते हैं कि सेमी परमिएबल जो पोर्स हैं वहां से ये लार्ज मॉलिक्यूल ट्रेवल या फिर पास नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये जो कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं इनको कैरियर प्रोटीन, अगर आप देखें तो आपको डायग्राम में सेंटर में येलो कलर की प्रोटीन बनी नजर आ रही है, कैरियर प्रोटीन उसे कहा जाता है। कुछ मॉलिक्यूल जो साइज में बड़े होते हैं वो बेसिकली इस कैरियर प्रोटीन में से गुजरते हैं। इस कैरियर प्रोटीन में से जिन मॉलिक्यूल का साइज क्या होता है, बड़ा, ठीक है। बाकी डेफिनेशन सेम ही है जो हमने डेफिनेशन डिफ्यूजन की पढ़ी है। बेसिकली डेफिनेशन वो ही रहेगी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का मूव करना, लेकिन फर्क इतना है कि मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, साइज ही लार्ज है, इसलिए लार्ज साइज मॉलिक्यूल जो हैं वो इजीली जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते सेल मेम्ब्रेन में से। इसीलिए जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं उनको इस कैरियर प्रोटीन से मूव करना पड़ता है, और जब ये इस कैरियर प्रोटीन से मूव करते हैं तो बेसिकली ये जिस प्रोसेस को शो करते हैं इसको हम क्या नाम देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या नाम देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और सेम बात इसमें भी की गई है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी डेफिनेशन कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है बेसिकली वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट नामी टर्मिनोलॉजी पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, जहां पर सेल ने बिल्कुल भी एनर्जी जो है वो कंज्यूम ना की हो, एनर्जी का बिल्कुल भी एक्सपेंडिचर ना किया हो, ठीक है। तो ऐसा ही सेल करता है क्योंकि सेल को एनर्जी लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो विदाउट एनर्जी कैरियर प्रोटीन जो है बेसिकली लार्ज साइज, जो छोटे से मतलब थोड़े से लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं उनको गुजारती है। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं जी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आइए अब इसे रीड करते हैं जी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को, पेज नंबर 69। Many molecules do not diffuse freely across cell membrane. Freely across यानी खुल्लम खुल्ला आजादी के साथ वो नहीं मूव कर सकते, because of the size और charge। वजह उनका साइज हो सकता है और चार्जेस हो सकते हैं। Such molecules are taken into or out of the cell with the help of transport proteins, जिसको हम कैरियर प्रोटीन का या कैरियर प्रोटीन का नाम देते हैं, which is present in cell membranes। ठीक है। When a transport protein moves a substance from high to lower concentration, this process is called facilitated diffusion। ठीक है। The rate of facilitated diffusion is higher than simple diffusion। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल डिफ्यूजन का डिफ्यूजन का एक और नाम भी है, क्योंकि अब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं तो डिफ्यूजन को हम सिंपल डिफ्यूजन का नाम दे सकते हैं। और अगर इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रेट में ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली कुछ चार्जेस होते हैं, चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्हें गुजारना पड़ता है, इस वजह से। Facilitated diffusion is also a type of passive transport। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, because there is no expenditure of energy in this process। क्योंकि इस प्रोसेस में बिल्कुल भी किसी भी किस्म की एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। आप डायग्राम में देख सकते हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम दिया है, जिसको आप कैरियर प्रोटीन भी कह सकते हैं, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में उन्होंने स्टार्स लगाकर दिखाया है ताकि वो डिफ्यूजन से डिफरेंट हो जाए। और वो स्टार्स आप देख सकते हैं 2, 4, 6 हैं कंसंट्रेशन में, यानी हायर कंसंट्रेशन में है,
और आउटसाइड आप देख सकते हैं वो 3 है, यानी लोअर कंसेंट्रेशन है। तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जा रहे हैं और गुजर किसमें से रहे हैं? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से। तो हम इसको क्या नाम देंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था टॉपिक जिसकी हमने आज डिस्कशन की। इसमें सबसे पहले मैं आपको अगर मार्क करवाऊं तो बताता चलता हूं कि पेज नंबर 68 पर सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया, उसका नेम आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल, जो कि 8.0 है, वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह बहुत से एमसीक्यूज हैं जो इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो कवर करने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो सिंपल सी बात है, आप डेफिनेशन लिख के क्या कर सकते हैं जी, आप एग्जांपल लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आप डेफिनेशन लिखेंगे दोनों की, एक पॉइंट ये हो जाएगा। डिफ्यूजन के लिए आप क्या करेंगे? आप सेकंड पॉइंट ये बना सकते हैं कि डिफ्यूजन इज आल्सो कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। फिर आप उसकी 2 एग्जांपल्स लिख देंगे, इस तरह उसके 4 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डेफिनेशन आप सेकंड लाइन से लिखेंगे, सच मॉलिक्यूल्स की जगह आप लिखेंगे मोस्टली मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू और आउट ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो सच की जगह काट के आप मोस्टली लिखेंगे। आगे तक आप डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो आएगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तक। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट में ये कह सकते हैं कि इसका रेट जो है वो डिफ्यूजन से हाई होता है, और फिर आप इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप बता सकते हैं। इस तरह ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में कंप्लीट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो ऊपर फिनोमिना पढ़े थे, 7 फिनोमिनाज हमने पढ़े थे, फिनोमिना पढ़े थे, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के इस लेक्चर में 2 जो फिनोमिना हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डिटेल में ऑस्मोसिस की डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफिकल्ट भी है, तो इंशाल्लाह इसके टॉपिक की डिस्कशन ऑस्मोसिस की नेक्स्ट टाइम होगी। अभी के लिए हमने जो डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्लियर किए हैं, होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के लास्ट पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर आप टेक्स्ट करके, वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी कॉन्सेप्ट के लिहाज से, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया गया, हर एक एक लाइन पढ़ के एक एक बात समझाई गई है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो अगर कुछ बातें आपको कॉम्प्लेक्स लगे, आप इनके बारे में पूछना चाहें, तो मोस्ट वेलकम। अभी के लिए स्टूडेंट्स, मैं अपना आज का लेक्चर यहां तक कंप्लीट करता हूं। होपफुली आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। काइंडली अपने नोट्स बनाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।